अगर मैदान तक हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसके बाद लोग लगातार हो रही बारिश से परेशान भी हैं, लेकिन जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो भी मायूस हैं। इस बीच अभी हम हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर स्थित हैं और हम जानना चाहेंगे लोगों से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर किसान से लेकर एक आम आदमी तक। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है खासतौर पर बारिश में। देखिए, लगातार हो रही बारिश से जो है स्थानीय लोगों के साथ साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं, किसान लोग हैं और जो व्यापारी लोग हैं वो काफ़ी जो है प्रभावित हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है अनियंत्रित विकास के नाम पर अनियंत्रित रूप से पहाड़ों को खोदा जाना और विकास के नाम पर बनाए जा रहे मार्गों में जो खनिज निकाला जा रहा है उसका सही तरीके से निस्तारण न करने से जो है कई मार्ग इस प्रकार से भी अवरुद्ध हुए हैं। यहाँ पर जो है जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है उससे पहले भी बरसात के सीजन में गौला नदी या अन्य नदियाँ जो हैं काफ़ी वेग से आती थी, लेकिन इतना जनहानि या नुकसान देखने को नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करी है और जो हमारा प्रशासनिक अमला है उसकी अनदेखी के चलते अनियोजित विकास हुआ, विकास के नाम पर अनियोजित निर्माण हुआ और निर्माण के चलते जो है कई जो है पहाड़ों को काटकर दरारें काटने से, वहाँ निर्माण कार्य करने से, पर्वतों में दरारें पैदा हो जाने से जो है वहाँ पानी का रिसाव चट्टानों के बीच में होने से भूधसाव हुआ और उससे उसकी त्रासदी यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो कि यहाँ वर्षों से रह रहे थे, उन्होंने झेली। और पहले केदार की आपदा देखी, अभी कल थराली में हुई वहाँ की आपदा देखी। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को विकास के नाम पर जो सुविधा और जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जो विकास अनियंत्रित विकास है वो निरंतर जारी है। और अगर इसी तरीके से विकास के नाम पर अनियंत्रित तरीके से जो है पहाड़ों को साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में जो है ये ऐसी त्रासदियाँ और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे जो गौला पुल को जोड़ने वाली जो अप्रोच रोड है वो भी लगातार धंस रही है, उसको लेकर गौला पार के जो निवासी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गौला पुल का निर्माण जिस समय करा गया था सरकार के द्वारा, संभवतः जहाँ तक मेरा मानना है कि उस समय इसकी गुणवत्ता को ध्यान पर रख के काम नहीं करा गया था। अगर करा गया होता तो ये त्रासदी बार बार नहीं आती। आप देख सकते हैं लगातार विगत 2-3 सालों से हर वर्ष जब बारिश हो रही है तो सर्वप्रथम गौला पुल का अप्रोच रोड जो से लिंक हो रहा है वही बार बार ध्वस्त हो रहा है। अभी भी आप देखिए काम वहाँ पर देखिए जो होना था जिस गुणवत्ता के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। अब उस कारण से क्या हो रहा है कि गौला पार के लोगों को पूरा शहर घूम के आना पड़ा। जो उनका रास्ता 4-5 किलोमीटर का था आज उनको 12 किलोमीटर का एक फेरा करना पड़ता है। और इस बारिश से ये हाल हो गया है कि लगभग जो गौला नदी के आसपास की सारी जितनी खेती की सारी भूमि थी वो सारी भूमि वहाँ पर जलमग्न हो गई, कट के आ गई है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को गुणवत्ता पर तो ध्यान देना ही चाहिए वर्तमान में। उसके अलावा जो आसपास के किसान हैं उनकी खेती कहीं न कहीं लगातार बारिश से डूबती नज़र भी आ रही है, उसको बिल्कुल लेकर। बिल्कुल, वो आप देखे ना कि जितनी इस धान की फसल बो रखी थी वैसे तो ये बारिश वर्तमान में धान की फसल के बहुत अच्छी मानी जाती है, मगर जिस ढंग से बारिश हो गई है और जो आपका गौला में जो आपका खनन हो रहा है, जिस ढंग से खनन कर रहा है उससे जमीन भी कटते जा रही है। और आप देखें खुद ही देख रहे होंगे कि अच्छी खासी भूमि इससे जलमग्न हो चुकी है। वो फसल का नुकसान किसानों को हो गया और सरकार की ओर से कुछ ऐसी एक मदद हो नहीं पाती कि जिससे किसान उस दर्द से उबर सके। मेरा यही मानना है। जी बिल्कुल। जैसे सर आपसे जानना चाहेंगे गौला पार एग्रीकल्चरल लैंड भी है और गौला पुल को जोड़ने वाली जो अप्रोच रोड है वो लगातार धंस रही है, उसको लेकर गौला पार के निवासी होने के नाते और एक यहाँ के जागरूक नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुख्य बात तो ये है कि जो ये कटाव और ये हो रहा है, जो लिंक मार्ग है पुल से लेकर के हल्द्वानी आने का, इसमें जब पिछली बार बाढ़ आई थी तो उसमें जो पूरा कट गया था और उसमें जो इधर पिचिंग जो रेत का था, तो रेत का जो है उसको इनको सबसे पहले जो है उसको रोकने के लिए जो है नीचे से ही जो है प्रोटेक्शन वॉल का जो है निर्माण करना चाहिए था ताकि गौला का जो फ्लड आए वो रुके। उसमें जो है कोई काम नहीं हुआ है। ये पता नहीं, ये बार बार कहते थे कि हम कितना 25 लाख करोड़ का एस्टिमेट बना दिया और यानी कितने का, लेकिन उसमें तो काम हुआ ही नहीं। काम नहीं हुआ तो जो फ्लड उसको वो जो है उसमें जो भरान पहले किया गया था पूरा रेत का भरान है, तो वो बारिश में जो है अपने आप ही कट जा रहा है। तो अभी भी जो है वो उसी वजह से कट गया। तो ये जो विभाग है, सिंचाई विभाग है, उसमें लोक निर्माण विभाग है या एनएच है,
तो ये सब जो है जिलाधिकारी जब मीटिंग करते हैं तो उसमें उनको ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था कि भाई ये जो कट रहा है तो पहले सबसे पहले जो है ये सब मिल करके इसको प्रोटेक्शन इसमें वॉल जो है नीचे से देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो नीचे उन्होंने जो जाल से पिचिंग किया था वो पूरा कट गया था। अगर पिछली बार अगर एक दिन अगर वो बारिश और वो फ्लड अगर जो 60,000 से ऊपर क्यूसेक जो पानी आया था वो ज़्यादा आता तो वो सीधे स्लॉटर हाउस से जो है पूरा सड़क को काट देता NH को, तो उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। तो वो सबसे बड़ी कमी है, उसकी वजह से जो है इस समय जो रास्ता वहाँ पर बंद किया गया है वो जो है करना पड़ा। और इस साइड में जो उन्होंने चौड़ीकरण के लिए जो काम करना था वो जो है मई या जून में शुरू किया, जबकि उसको जो है इधर अक्टूबर में नवंबर में शुरू हो जाना चाहिए था, तब प्रोडक्शन होता उसका। तो ये सब उसकी कमी है। और वह सड़क जो है सिर्फ गोला पार का नहीं, वह जो है हाईवे ही समझिए उसको, वहाँ से जो है टनकपुर और चंपावत जो है पूरा वहाँ से जाते हैं। हल्द्वानी से जितने भी सिडकुल में सिद्धार्थगंज में काम करने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो उसी सड़क से जाते हैं। तो ये चीज़ को जो है ध्यान में रखना चाहिए था, जो नहीं रखा गया है वह सबसे बड़ी कमी है। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, इनको भी जो है इस बात को जो है ध्यान में रखना चाहिए था कि भाई सबसे पहले इसका जो है प्रोटेक्शन वॉल जो है यहाँ पर नीचे से अगर नहीं बनेगी तो ज़रा सा भी फ्लड आएगा तो कट जाएगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आज कल जो बारिश हुई है उसमें जो है गोला का पानी जो है उधर एकदम से उसके जड़ पे चले गया। थोड़ा सा अगर पानी ज़्यादा आता है तो फिर कट जाता है वो पूरा। तो ये चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया है। सभी विभागों को जो है इस पर ध्यान में रखना चाहिए। और आगे को भी अगर ये चीज़ अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये और नुकसान होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में ये है कि भाई प्रॉपर अगर नालियाँ जो हैं वो साफ ठीक से नहीं है, नहरें ठीक से साफ नहीं है, तो फ्लड ज़्यादा अगर अनियंत्रित उसमें आता है तो खेतों में वो जाता है, जिससे फसलों को जो है वो उससे जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सिंचाई विभाग को भी इसमें जो है टाइम से जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए था। तो यही जो है मुख्य कारण ये है। बाकी आप जानते ही हैं ये किस तरह से जो है अव्यवस्थाएँ जो है चल रही हैं। तो अगर इसमें सुधार की प्रक्रिया न हो, जरा एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ को जो है सख्ताई से जो है देखना चाहिए, तभी जो है ये इसमें कारगर जो है संभव हो सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये हल्द्वानी के स्थानीय लोग थे, ये हल्द्वानी के जागरूक लोगों ने ख़ास तौर पर कहा है कि जो स्थानीय प्रशासन के अलावा जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं बारिश के टाइम पे, क्योंकि बारिश से पहले ही जो काम होने थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। और हाँ, जिसकी वजह से जो गोला पुल को जोड़ने वाली अप्रोच रोड है वो लगातार धंसती जा रही है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कुमाऊँ भर में यानी कि कुमाऊँ मंडल में 71 जो मार्ग हैं, छोटे बड़े मार्ग हैं, NH हैं, वो पूरी तरीके से ठप हैं और उनको खोलने का कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी से भूपेंद्र आवाज, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड। मैं इस समय नेटेरी जिला मुख्यालय के बस अड्डे में हूं, जहां पर कि घनसाली, प्रतापनगर, धनोल्टी, श्रीनगर के लिए यहाँ से बसें निकलती हैं। साथ ही जो चार धाम जो केंद्र है, जैसे कि आपका गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, वहाँ के लिए भी यहाँ से बसें निकलती हैं। और लगातार टिहरी में बारिश हो रही है और बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो उसको लेकर हम आज यहाँ पे जो बस में बैठे हुए कई जगह के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो ये समय आपदा आई है, आपदा से क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अभी हम ले चलते हैं अभी आपको सीधे उन सवारियों से जो कई स्थानों से अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे हमारे एक और सवारी है।
जो इनसे पूछेंगे कि जो आजकल आपदा आ रही है उस पर कितनी समस्याएं हो रही हैं और थराली में भी जो घटनाएं हुई उसको लेकर क्या कहना है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह बिष्ट है। बिजी धराली में इस तरह की बहुत बड़ी आपदा आई है, क्या कहना है इसमें? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल न्यू नेशन का धन्यवाद करता हूँ। और सर्वप्रथम जो धराली में बहुत बड़ी आपदा इस समय आई है उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन सभी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड में निरंतर जो है कुछ वर्षों से जो है आपदाएं आ रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसी संबंध में हमारा जो प्रतापनगर में, क्योंकि प्रतापनगर क्षेत्र से आता हूं और प्रतापनगर क्षेत्र में भी निरंतर ये जो कई घटनाएं वहां पर सुनने में आई है। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई मकानों के आगे जो सुरक्षा दीवार हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तमाम रास्ते भी जो है इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से जो प्रतापनगर क्षेत्र में भी जो आपदाएं आई हैं उन पर जो है तुरंत उन लोगों को जो है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और जहाँ जहाँ जिनका नुकसान हुआ है उसका जो है तुरंत आकलन किया जाए। वहीं हमारे एक यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जो आजकल आपदाएं आ रही हैं उनका कारण क्या है और इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। जो लगातार भी आपदाएं हैं धराली में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर क्या है, जो वरिष्ठ लोग हैं उनका क्या मानना है। जी क्या नाम है आपका? भगवान सिंह राणा मेरा नाम है। राणा जी, लगातार आपदाएं आ रही हैं, लोग त्राहिमाम करने में लगे हैं, क्या कहना है इसको? ये आपदाएं जो है, आपदा तो मानव जनित आपदा है और इस मानव जनित में भी बड़ा रोल जो है इन आपदाओं के ग्रास में, ज़मीन में सरकार की नीतियों का दोष है। हम देखते हैं, आंकड़ा देखते हैं कि पिछला अगर 5 वर्ष का हम उठा करके देखें, 21 से 22 से 23 से 24 से 25 पे आके हर वर्ष जो है आपदा की घटनाएं बढ़ रही है। जहाँ तक अभी धराली का सवाल है, ये धराली में भी जो है, जो धराली गांव है वो सुरक्षित है, लेकिन धराली के नीचे जो विस्तार हुआ है और ऐसे मुहाने पे विस्तार हुआ है जहाँ पर जो है पहले भी खीर गंगा से जो है वो आता रहा है और एक बाकायदा चेतावनी थी जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ से चेतावनी थी कि इस एरिया में जो है अभी 2022 का एक चेतावनी आया था, लेकिन उसको जो है सरकार इग्नोर कर रही है और लगातार जो है यहाँ का जो अवाम है वो अवाम का जीवन जो है सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की वजह से उसका जीवन लीड रहा है। और अभी ये जो घटना हुई है, अभी कोई तस्वीर नहीं है कि कितने लोग दफन हो गए उसमें। दूसरा मुद्दा आता है लगातार, जहाँ तक टिहरी जिले की मैं बात करूँ, जो लगातार मकान टूट रहे हैं, तो इसको लेके क्या सरकार से आप कहेंगे कि क्या करना चाहिए? वो तो क्या स्थिति है टिहरी जिले में? वो टिहरी जिले में तो मैंने कहा कि टिहरी जिला हो या दूसरा जिला हो, पहाड़ में तो इस समय बहुत सेंसिटिव है। पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं, आज पहली दफ़ा थोड़ा धूप का वो हुआ है और अभी इस धूप के बाद भी जो है जो कहीं खिसकने को है वो खिसकेगा। तो जो लोगों की क्षति हुई है, उसका खेत का क्षति हुआ, मकान का क्षति हुआ, मानव जीवन का क्षति हुआ, उसका यथार्थ में जाकर के सरकार को और हमारी मशीनरी को मूल्यांकन करना है और उसके लिए जो है एक वाजिब जो मदद है वो करने की दरकार है। और बहुत ज़रूरी जो काम है, बहुत ज़रूरी ये काम है कि ये आपदाएं क्यों लगातार बढ़ रही है, इसको कैसे रोकें, इस पे सरकार को गंभीरता दिखानी जरूरी है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, एक जो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है कि जो गांव के मकान हैं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जिसमें उसमें 6,000 रुपये देने का मानक भी रखा है। क्या इन मानकों में भी परिवर्तन होना चाहिए कि मकान लाखों रुपए के बनते हैं और थोड़ा सा नुकसान होता है तो 6,000 रुपये देते हैं, जिस 6,000 रुपये से मकान बनाना या सुरक्षा दीवार बनाना संभव नहीं है, तो क्या इन मानकों में भी परिवर्तन होना चाहिए? यही तो हास्यास्पद है। हम तकनीकी युग में रह रहे हैं, डिजिटल युग में रह रहे हैं और हर चीज़ को अपडेट करने का हमारे पास सारा सिस्टम है, लेकिन आज की तारीख में इस प्रकार का जो घटना होता है, अगर आप बाबा आदम के ज़माने के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो अवाम है उसका जो नुकसान है उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है।
उसको अपडेट करने की, आज की इस स्थिति में मार्केट का क्या रेट है, क्या नुकसान हुआ, उसकी भरपाई हूबहू करने की जरूरत है। हाँ जी, यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कहना, आपके क्षेत्र में किस तरह का नुकसान हुआ है। देखिए, पहाड़ों में ये जो दैविक आपदाएं, आफत की बारिश जो बरस रही है काफ़ी दिनों से, यही सुनने में आ रहा है और पहाड़ों का बहुत बुरा हाल है। और मैं भी प्रताप नगर से, ओखला गांव से हूँ। मेरे गांव में ही बहुत क्षतिपूर्ति हुई है, कहीं खेत खलिहान बह गए हैं, बहुत सारे मकानों के ऊपर इतना मलबा आ गया है। और जो सरकार की नीति है, जो आप कह रहे हैं कि 6000 का वो है, तो ये बहुत ही कम है आज के युग में। जैसे एक वो है कि इसमें तो मानव उसके अकॉर्डिंग सही अच्छी तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार से और शासन से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग इस आफत की उसमें फंसे हुए हैं, इनको उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से मेरे साथ यहाँ पीछे काफ़ी लोग हैं और सभी का एक मत है कि जिस तरह से उत्तराखंड में आपदाएं आ रही हैं और आपदाएं आने को लेकर मानव ही इसका जिम्मेदार है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि जब एक मकान बनाया जाता है और उस मकान को बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं और जब वो आपदा की भेंट चढ़ जाता है तो उस मकान की कीमत सिर्फ 6000 रुपये लगाई जाती है, जो कि जिससे कि एक सीमेंट के जो बैग है वो भी पूरे मकान के लायक नहीं हो पाता है। और अब सभी लोगों ने यही बात कही है कि हर चीज़ में जब आज का युग अपडेट हो रहा है तो इन जो 6000 रुपये है, जो मूल्य है या इस अन्य जो चीज़ें हैं उसमें भी अपडेट करने की ज़रूरत है कि जिसका नुकसान हुआ है उसको उसी के लगभग उसको मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि कुछ उसे राहत मिल सके और उसकी भरपाई हो सके। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। उत्तरकाशी आपदा को आज तीसरा दिन है और धराली हर्षिल में जो आपदा आई वो कभी ना भूलने वाली आपदा है, क्योंकि वहाँ पूरा शहर जो जमींदोज हो गया है और वहाँ बच गया है दर्द। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि जो हर्षिल में वहाँ पे जो होटल व्यवसायी और होटलों में जो लोग काम करते थे वो वहाँ से निकल के आए हैं और वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या था पूरा मामला और किस तरीके से जो वहाँ का मंजरा। सोहन जो पंवार जी हैं वो हमारे साथ हैं, वहाँ पे होटल में काम करते हैं और उनके साथ कई स्टाफ वहाँ पे थे। सोहन भाई, तुम मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ चौहान जी का। मैं उस दिन 5 तारीख को धराली के अंदर था, 1:25 पे हम 10-12 लड़के स्टाफ वहाँ पे थे। होटल शिव कृपा में था और शिवालिक होटल था, वहाँ पे एक गंगा एंड सन होटल था जिससे हम 10-12 लड़के स्टाफ थे वहाँ पे। एक्चुअली में हल्की हल्की बारिश होने के कारण हमें पता नहीं था कि इतने खतरनाक भी हो सकते हैं बादल फटना, ये कभी सोचा भी नहीं था हमने। क्योंकि हमारे बीच हम 10-12 लड़के जो थे एक होटल पे बाहर खाना खाने के लिए पहले हम बैठे थे, उसके बाद हम बोले चलो यार खाना खाते हैं। फिर हम गांव में एक मेला था, मेले के लिए हम सब लोग जो भी वहाँ पे धराली के स्टाफ, होटल वाले, दुकान वाले, उन्होंने अपने शटर बंद करके खाना खाने के लिए अपने अपने घर चले गए थे। अचानक ही सीटी बजने के कारण हमने सोचा कि मंदिर वाले सीटी मार रहे होंगे कि नाचने के लिए, कि उसी चक्कर अचानक सेकंड भी नहीं बचा कि जो भी हमारे 10-12 स्टाफ में से 2 जो गंगा एंड सन होटल में जो 2 स्टाफ धोतरी के थे, 2 लड़के, 3 थे वो, 2 उनके छोटे भाई, बड़ा वाला भाई भी हमारे साथ भाग गया और वो 2 भाई उसी दलदले में बह गया। और अब भागते भागते कुछ तो हमने बचा दिया, कुछ फिर हम मिट्टी में भागते भागते हम गंगोत्री यहाँ हर्षिल की तरफ भागते भागते कुछ 10-12 लड़के तो उसी समय बह गए थे, बाकी कुछ हमने बचा दिए। एक बंदा भी मिट्टी में से हमने निकाला था। और बाकी सर एक्चुअली वहाँ मेले के चक्कर नहीं होता तो बहुत बुरी घटना हो जाती थी वहाँ पे, क्योंकि मेले के लिए लोग खाना खाने के लिए खा के मेले के लिए जा रहे थे। उस टाइम इतनी भयानक हो गई कि लोग कुछ आग्यारी के लिए चले गए, कुछ गंगोत्री के लिए चले गए, कुछ हर्षिल के लिए चले गए, कुछ लोग मुखवा के लिए भाग गए। और हमारे साथ जो है वहाँ के होटल व्यवसायी हैं जिन्होंने वहाँ पे बहुत ही बढ़िया होटल और जो रिजॉर्ट बनाए हैं। तो भंडारी जी हमारे साथ हैं, भंडारी जी से भी पूछते हैं कि क्या सोच के उन्होंने वहाँ पे होटल बनाए थे और अब उनका जो व्यवसाय है वो किस तरीके से आगे उन्होंने क्या सोचा। भंडारी जी, जो आपका शानदार होटल जो धराली में था सेब के बागीचों के बीच, अब क्या स्थिति है और क्या आपने आगे सोचा है? जी सर, मैं पहले सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और
दुख की घड़ी में जो हमारे साथी वहाँ पे हमसे बिछड़ गए हैं, उनकी पुण्य आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरा वहाँ पे 9 एप्पल रिजॉर्ट था, जो कि मतलब पुल के बगल में ही स्थित था। 9 कमरों का रिजॉर्ट था और पहला जो मलबा आया उसमें हम लोग बच गए थे। और मार्केट में जैसे अभी भाई ने बताया, आसपास लगभग सभी कुछ ख़त्म हो चुका था। उस बीच में मेरे अपने साथियों से बात हुई जो होटल में काम करते हैं, 3 स्टाफ, तीनों धनारी के रहने वाले हैं और तीनों सुरक्षित हैं। तो वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो उनको मैंने तुरंत मुखबा जाने का निर्देश दिया कि आप तुरंत वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, मलबा कभी भी आ सकता है। और शाम के 6 बजे तक जब तक वहाँ पे नेटवर्क था तब तक मेरा होटल बचा था। बट कल मुझे पता लगा कि वहाँ पे रात को फिर फ्लड आया, मलबा मतलब 5 से 6 बार लगातार मलबा आने के कारण वहाँ कुछ भी नहीं बचा। पूरा एकदम मतलब बंजर, वीरान और शमशान टाइप का बना हुआ है। आपका कितना नुकसान हुआ और टोटल नुकसान कितना हो सकता है हर्षिल घाटी या फिर मुखबा धराली की बात हम करें? जी, इसमें आप ये मान के चलिए कम से कम 25 से ज़्यादा होम स्टे, होटल, रिजॉर्ट, मंदिर सहित सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और मतलब वहाँ पे जो भी कर्मचारी रहा होगा, ऑफ सीज़न था पर फिर भी होटल की रेख देख के लिए 1 से 2 लोग सब नहीं रखे हुए थे। तो अब सर इसका आंकड़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। जो मुझे पता चला है, कम से कम जो मेन मार्केट जहाँ पे शिवालिक होटल या होटल स्प्रिंग ये था, हिल स्टार था मुन्ना भाई का, तो वहाँ पे कम से कम 60 फीट मलबा है। और जो अंत तक जाते जाते 30 फीट के करीब उसने अपनी पूरी उसमें चपेट में ले लिया सभी होटलों को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये लोग सुना रहे हैं और करोड़ों का वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो हर्षिल घाटी है, जो धराली गांव है, जो खूबसूरत धराली गांव था, आज वहाँ पे दर्द ही दर्द का मंजल है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ स्टेट, उत्तरकाशी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।